इतिहास की कक्षा में। पूर्व की कक्षाओं में हम लोग कल स्कंदगुप्त तक पढ़ चुके थे। स्कंदगुप्त के जीवन के बारे में, उनके मूल्यांकन के बारे में, उन्होंने किस प्रकार से युद्ध किए, युद्ध जीते, किस प्रकार से उन्होंने शासन संभाला और किस प्रकार से उन्होंने गुप्त वंश के शासन काल को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आगे तक बढ़ाया। स्कंदगुप्त तक ही गुप्त वंश परिपक्व था, या कह सकते हैं यहीं तक ही केवल गुप्त वंश समृद्धशाली था। इसके बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो सभी ऐसे परिपक्व या कहें तो सक्षम नहीं थे जो गुप्त वंश को उतना आगे तक लेकर जा सकते जितना चंद्रगुप्त प्रथम या फिर द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त तक लेके गए थे। वो सभी बहुत ही वीर शासक थे, अच्छे योद्धा थे और सक्षम थे उत्तराधिकारी के रूप में भी। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त या और अन्य जो भी उत्तराधिकारी आते हैं वो उतने सक्षम नहीं होते जितना उनको होना चाहिए। वो उतने अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व के नहीं है जिससे कि ये गुप्त वंश बच पाता। पूर्व की भांति जितने भी राजवंशों ने राज्य किया वो एक वक्त चरम पर आने के बाद पतन की ओर चले जाते। उसी प्रकार गुप्त वंश भी चरम पर पहुंचने के बाद अब वो पतन की ओर बढ़ने लगा था। स्कंदगुप्त तक बहुत बेहतरीन रूप से उन्होंने शासन प्रबंध किया। अब चूंकि यह पतन की ओर बढ़ चुका है, लेकिन इससे पतन के कारणों को जानने से पहले हम आज ये जानेंगे कि क्यों गुप्त काल को कला और संस्कृति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया। उनका शासनकाल किस प्रकार से स्वर्ण युग है कला, साहित्य और अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके लिए। भारतीय सभ्यता में किस प्रकार से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, हिंदू धर्म के लिए भी, शास्त्रों के लिए भी और बहुत सी चीजों के लिए भी। उसका जो योगदान है वो किस प्रकार का रहा, आइए आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश में सांस्कृतिक धरोहर और कला संस्कृति की दृष्टि से सबसे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसलिए कि उनके जितने भी कहें कि उनके समय में जितने भी संस्कृत में लिखे गए जो साहित्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। और उसके साथ साथ हम उनकी बाकी चीजों के बारे में भी वेरी गुड, ये अभी हो गया है और हम उसके साथ साथ बाकी चीजों के बारे में भी जानकारी करते चलेंगे कि किस प्रकार से यह इतना महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल में सांस्कृतिक, उसका जो कला और संस्कृति का जो विकास है वो किस प्रकार से रहा और किस किस क्षेत्र में रहा वो भी। आप सबको मैं ये बता देता हूँ कि इसके जो भी नोट्स हैं इसको आप जरूर से लिखें। जैसे साहित्य के क्षेत्र में हम उन्नति पढ़ेंगे, उसको लिखने के बाद उसके पॉइंट्स को भी उसके नीचे लिख लें ताकि डिटेल बताए जाने के बाद आप उसे याद करें और कभी भी उसको नोट डाउन करके लिख सके अपने एग्जाम में। गुप्त काल में आज का जो टॉपिक है गुप्त काल में सांस्कृतिक विकास, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन भारत में, भारत के इतिहास में गुप्त सम्राटों का जो शासन काल है
अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस युग में भारत में प्रत्येक क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई है। साम्राज्य में शांति व्यवस्था ये सब बनी रही और गुप्त सम्राटों के प्रोत्साहन के कारण साहित्य कला और विज्ञान इसमें सबसे ज्यादा उन्नति हुई है। इस युग में भारतीय संस्कृति का गौरव प्रकाष्ठा पर पहुंचा। अतः गुप्त युग सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में बहुत ही विख्यात है। साहित्य के क्षेत्र में उन्नति किस प्रकार हुई, हम आज पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति होती है। साहित्य जो बुक्स लिखी जाती है, काव्य लिखा जाता है, जो महाकाव्य लिखे गए, नाटक लिखे गए, वो सब चीजों के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये उस समय लिखे गए तो तात्कालिक समाज का उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस समय के जो समाज है, किस प्रकार की राजनीति थी, किस प्रकार से उसकी आर्थिक धार्मिक दृष्टि थी, वो सब उसमें समाहित होता है, जिससे हमें उस समय की पूरी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस युग में संस्कृत साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। गुप्त सम्राटों ने संस्कृत को राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा दोनों के रूप में ही मान्यता प्रदान कर दी थी। इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान गुप्त युग को दिया जाता है। मतलब गुप्त युग ने ही संस्कृत के साहित्य को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना और उनको इनका जो योगदान है वो भारतीय संस्कृति में सदैव सदैव रहता है। गुप्त युग को संस्कृत साहित्य के सृजन का स्वर्ण काल कहा जाता है। ध्यान रहे कि गुप्त काल संस्कृत साहित्य के लिए स्वर्ण काल है। ठीक है, कैसे स्वर्ण काल है अब देखते हैं। नंबर 1, काव्य। पहली बात, काव्य होता क्या है? काव्य होता है किसी भी ऐसा कोई महाकाव्य या काव्य खंड काव्य ऐसा लिखा जाना जिसमें किसी की बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई हो। काव्य गद्य और पद्य दोनों रूपों में हो सकता है। पद्य रूप में जो काव्य लिखा जाता है वो काव्य पद्यात्मक होता है, गीतियात्मक होता है, गेय यानी गाने के योग्य होता है। ऐसे काव्यों की यहाँ पर बहुत सी चीजें लिखी गई। वो क्या क्या लिखी गई उसके बारे में पढ़ते हैं। गुप्त काल में महाकाव्य, खंड काव्य। महाकाव्य वो होता है जिसमें किसी कहानी को शुरुआत से लेकर कर अंत तक पूरा बताया जाता है। खंड काव्य वो होता है किसी भी कथा का एक भाग, उसको केवल उस भाग की ही व्याख्या की जाती है, वो होता है खंड काव्य। आदि की बहुत उन्नति हुई थी। कालिदास इस युग के एक महान कवि और नाटककार थे। महाकवि कालिदास को कहा जाता है और उन्होंने इस युग में बहुत से काव्यात्मक चीजें लिखी थी। वो कवि भी थे और नाटककार भी थे। काव्यात्मकता और नाटककारिता अलग अलग चीजें। उन्होंने कुमार संभव तथा रघुवंश नामक 2 महाकाव्यों, कुमार संभव कुमार गुप्त के लिए लिखा गया, रघुवंश का मतलब रघु जो कुल है इनका, उनके वंश की वंशावली लिखी गई है, नामक 2 महाकाव्यों तथा मेघदूत और ऋतु संहार दोनों ही मौसम पर बात कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो कथा है वो अलग प्रकार की है। ये दोनों क्या हैं? खंड काव्य, जिनकी रचना महाकवि कालिदास ने की। उन्होंने इन काव्य ग्रंथों में भाषा, भाव और अलंकारों की जो प्रतिभा दिखाई वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। डॉक्टर R.C. मजूमदार, तो डॉक्टर R.C. मजूमदार, हाँ, जो जब भी ऐसा नाम आए तो प्लीज प्लीज उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। मैं फिर से कह देता हूँ। चलिए, R.C. मजूमदार का कथन है कि कालिदास गुप्त काल में साहित्याकाश पर सबसे चमकदार नक्षत्र हैं
जिन्होंने अपना प्रकाश सारे संस्कृत साहित्य पर डाला है, वह सर्वसम्मति से सबसे महान कवि और नाटककार थे और उनकी कृतियां सब युगों में अत्यंत ही प्रसिद्ध और सर्वप्रिय रही। ठीक है, उनका कहने का पूरा एक ही तात्पर्य है कि गुप्त काल के अंदर साहित्य का जो आकाश है उस पर चमकने वाले नक्षत्र, नक्षत्रों के बारे में आप जानते होंगे, जो आकाश में तारा है, तारे जो हैं उनके बारे में कहा जाता है, उनकी चाल के बारे में होता है नक्षत्र गणना। वो ऐसे नक्षत्र हैं जो पूरे ही सारा का सारा संस्कृत साहित्य है उस पर पूरा प्रकाश डालते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि वो एक महान कवि और नाटककार है। भारवी नाम के कवि ने, देखिए कालिदास के साथ साथ एक अन्य कवि का नाम भी इसमें आ रहा है। भारवी, भारवी नाम के कवि ने किराता अर्जुनियम की रचना की। भट्टी कवि ने भट्टी काव्य की रचना की। इस युग के अन्य कवियों में मातृगुप्त, सौभिल आदि प्रमुख हैं। ठीक है, ये कुछ कवि हैं जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रशस्तियां, प्रशस्तियां मैंने जैसे पहले बताया था वैसा अभी भी बता रहा हूं। प्रशस्तियां वह होती हैं जिनमें राजाओं के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हो। जो प्रशस्तियां प्राप्त होती हैं पत्थरों पर लिखे हुए उत्कीर्ण किए गए सभी प्रकार के उनके काव्य के रूप में, उनकी रचना के रूप में। जैसे हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। हरिसेन पता है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति, लिखा तो कहीं और था, बाद में प्रयाग ले आए थे अकबर महाराज। खैर उसकी बात बाद में करेंगे। इसको देखते हैं कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जो संस्कृत में लिखा गया था, जो कविता की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में, सभी विजयों के बारे में उन्होंने लिखा। उस प्रकार मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता वत्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंदसौर वाला, जो अपन बात करें मंदसौर का और वत्स भट्टी, क्योंकि ये जो भाट होते थे वो लोग ही ऐसा कार्य कर सकते थे। जो के भाट होते थे वो राजाओं के वंशावली को दर्शाने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको एक तरह से संरक्षित रखने के लिए इनका कार्य होता था भाटों का, जो के राजाओं की प्रशंसा भी करते थे और उनकी वंशावली का संरक्षण भी करते थे। तीसरी चीज इस काल में जो लिखी गई वो थी नाटक। सर्वाधिक नाटक लिखे गए, सबसे लोकप्रिय नाटक लिखे गए, सबसे उत्कृष्ट रचनाएं लिखी गई। नाटकों की बात करें, कालिदास जी ने, गुप्त काल का एक महान नाटककार था कालिदास जी, गुप्त काल में महान नाटककार थे। उन्होंने 3 नाटक लिखे। एक बात करें मालविका, अग्निमित्र, विक्रमोर्वश्यम, और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो इन तीनों को महाकवि कालिदास ने लिखा, जो संस्कृत में सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। इनमें अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। गुप्त काल का दूसरा प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त, विशाख दत्त हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा था। गुप्त काल का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त है। उसने मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्त नामक 2 नाटक लिखे थे। इसको आपको नोट कर लेना चाहिए, विशाख दत्त और मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, ये बहुत अच्छी चीज है। एक संस्कृत में कालिदास, दूसरे विशाख दत्त उस समय के। दूसरी बात, मुद्रा राक्षस नाटक में चाणक्य का, चाणक्य पता है ना, मौर्य गुप्त वाला,
का चरित्र बड़ा ही प्रभावशाली है। तीसरा प्रमुख नाटककार था शूद्रक, मृच्छकटिकम वाले शूद्रक, जिन्होंने लिखा था, जिसने मृच्छकटिकम नामक रचना की नाटक की रचना की थी। मृच्छकटिकम नाटक बहुत ही अच्छा है। तो इस संस्कृत में लिखा गया था ये। इसका मिट्टी की गाड़ी होता है इसका मीन्स। तो इस नाटक की विशेषता ये है कि नाटककार ने समाज में निम्न कहे जाने वाले लोगों को भी अपने नाटक का पात्र बनाया। कथा साहित्य क्या लिखा गया? नंबर 4 की बात करें, नाटकों के बाद चौथा नंबर आ गया है कथा साहित्य। गुप्त काल में कथा साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। सुबंधु इस काल का प्रसिद्ध लेखक था। ध्यान रहे, काव्य लिखने वाला कवि, कथा लिखने वाला लेखक। ओके, सुबंधु इस काल का प्रसिद्ध लेखक था। उसने वासवदता नामक ग्रंथ की रचना की थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। दुनिया में पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र ऐसा है जो कई भाषाओं में अनुवादित हो चुका है। दुनिया में सर्वाधिक इसकी प्रतियां बिकती हैं और सबसे ज्यादा भाषा में अनुवादित होने के बाद सभी जगह तक फैली है। कहा जाता है कि बाइबल के बाद यदि कोई ऐसी बुक है जो सबसे ज्यादा छपी हो दुनिया में, तो वो ये है, पंचतंत्र। इस पुस्तक का 50 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। नंबर 5, व्याकरण और कोश। व्याकरण किसी भाषा को जानने, समझने और उसको सीखने के लिए सबसे उपयुक्त चीज होती है व्याकरण। और कोश होता है शब्दकोश, जो कि उस भाषा के शब्दों का भंडार होता है। गुप्त काल में व्याकरण संबंधी साहित्य का भी अद्भुत विकास हुआ। इस युग में चंद्रगोमिन नामक बौद्ध विद्वान ने चंद्र व्याकरण की रचना की। चंद्रगोमिन ने चंद्र व्याकरण की रचना की। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनको नोट करते हुए चलना चाहिए आपको। जिसे लंका, तिब्बत, नेपाल, कश्मीर में बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की। अमर सिंह बौद्ध विद्वान। धार्मिक साहित्य की बात करें, गुप्त काल में धार्मिक साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। इस युग में पुराणों को नया रूप दिया गया। अनेक पुराणों के संशोधित संस्करण यहाँ लिखे गए। मनुस्मृति के आधार पर इस काल में याज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना की गई। कामांदक ने नीति सार और वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। दार्शनिक साहित्य नंबर 7। दार्शनिक साहित्य की बात करें तो गुप्त युग में दार्शनिक साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। वात्स्यायन ने न्याय सूत्र पर न्याय भाष्य लिखा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान असंग ने महायान, संपरिग्रह, योगाचार, भूमि शास्त्र आदि की रचना की थी। बौद्धाचार्य वसुबंधु ने अभिधम कोश नामक ग्रंथ लिखा। बुद्ध घोष ने सुमंगल विलासिनी नामक ग्रंथ की रचना की। दिन्नाग ने प्रमाण समुच्चय और न्याय प्रवेश ग्रंथ लिखा। गुप्त काल में जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। प्रसिद्ध जैनाचार्य सिद्ध सेन ने त्वानुसारणी तत्वार्थ टीका नामक मौलिक ग्रंथ की रचना की। उसने न्याय अवतार नामक ग्रंथ की भी रचना की, जो जैन न्याय दर्शन का सबसे प्रामाणिक और प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई।
डॉक्टर रति भानु सिंह नाहर का कथन है कि पेरिक्लीज के युग और एलिजाबेथ के शासनकाल की तरह गुप्त काल युग भी विशुद्ध साहित्य के क्षेत्र में मौलिक सृजन का काल था। चीनी इतिहास के स्वर्ण युग में तुंग काल की भांति गुप्त काल में कविता का विकास अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। ये जो हमने अभी पढ़ा वो सारा का सारा गुप्त काल का केवल साहित्यिक दृष्टि से एक तरह का विवेचन है कि वहां क्या क्या किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा आज साहित्य के क्षेत्र में जो उन्नति हुई उसके बारे में आज हमने पढ़ा। ये साहित्य के क्षेत्र का जो पहला पॉइंट था उसमें पढ़ा हमने एक काव्य का, प्रशस्तियां, नाटक, कथा साहित्य, व्याकरण और कोश, धार्मिक साहित्य, दार्शनिक साहित्य। ठीक है, ये यहां तक पहुंचने के बाद एक पॉइंट हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अब किस क्षेत्र में उन्नति होती है, वो है विज्ञान का क्षेत्र। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से उन्नति होती है। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति होती है उसके बारे में पहला पॉइंट है ज्योतिष के क्षेत्र में विकास। गुप्त काल में ज्योतिष विज्ञान की पर्याप्त प्रगति हुई। आर्यभट्ट गुप्त काल का महान ज्योतिषी था, ज्योतिषी भी था, गणितज्ञ भी था, लेकिन किसी के दरबार का कवि नहीं था। ठीक है, किसी के दरबार का रत्न नहीं था। उसने पृथ्वी की जो परिधि बताई थी वह आज भी प्रामाणिक मानी जाती है। वह प्रथम भारतीय वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले यह ज्ञात किया था कि पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती है। उसने सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के विषय में सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि ग्रहण में राहु और केतु का कोई स्थान नहीं, बल्कि वह चंद्रमा और पृथ्वी की छाया का फल है। उसने भिन्न भिन्न नक्षत्रों और ग्रहों की गति के विषय में पता लगाया। उसने आर्य भट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। वरामहीर गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषी था। उसने ज्योतिष के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें लघु जातक, वृह जातक, व्रत संहिता, पंच सिद्धांतिका आदि उल्लेखनीय है। इनमें व्रत संहिता सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई। इसमें नक्षत्रों की गति और उससे मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। ज्योतिष जो है, ज्योतिष को आज के समय में भी विज्ञान ही माना जाता है। केवल भविष्यवाणी कर देना ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिष जो है भविष्य यानी कि नक्षत्र जो होते हैं, आसमान में जो तारे हैं, उनकी गति, उनकी चाल जिस प्रकार से वो बदलते रहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ध्रुव तारे के अलावा बाकी सभी तारे अपनी स्थिति चेंज करते हैं। तो वो जो चेंज होती है स्थिति, वो नक्षत्रों के कारण होती है, और नक्षत्रों से के बदलने से जो भी प्रभाव मानव समाज पर पड़ता है उसको बताना ही ज्योतिष का काम है। तो अपने आप में ये हो तो गया मंडलीय, एक तरह से पूरा पूरा विज्ञान हो गया। चलिए इतिहास पर आते हैं। ब्रह्मगुप्त भी गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषी था। उसने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसने न्यूटन से शताब्दियों पहले यह ज्ञात किया कि सभी चीजें प्रकृति के नियमानुसार पृथ्वी पर ही गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही बता दिया था, न्यूटन के बताने से पहले। गणित के क्षेत्र में जो विकास है वो किस प्रकार का है। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ था। उसने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित
के सिद्धांतों व सूत्रों का प्रतिपादन किया। गणित के क्षेत्र में इस काल में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि दशमलव पद्धति की खोज थी। दशमलव पद्धति ने अंक गणना के शास्त्र को बड़ा सरल बना दिया था। पता है ना, भारत ने ही शून्य की भी खोज की है और भारत ने ही दशमलव प्रणाली भी दी है। गणित के अलग अलग रूपों के बारे में जानकारी दी है। गणित केवल गिनती नहीं, वो अंक गणित भी है तो बीज गणित भी है, रेखा गणित भी है, ठीक है, ज्यामिति, है ना, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीजें गणित के क्षेत्र की हैं। गणित अपने आप में बहुत बड़ा विशाल विषय है। चलिए, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ इस युग में? चिकित्सा के क्षेत्र में भाई सबसे ज्यादा अच्छा विकास हुआ था यहाँ पर, क्योंकि एक तो नागार्जुन जी थे और एक थे चरक, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी खोजें की थी। चलो मैं इसमें अपन पढ़ते हैं, आ जाएगा। इस युग में चिकित्सा का भी बहुत अधिक विकास हुआ। नागार्जुन ने रस चिकित्सा नामक एक नवीन चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। उसका यह मानना था कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि जो खनिज धातुओं से रोगों का निवारण किया जा सकता है। ध्यान रहे कि नागार्जुन ने ही वह विधि खोजी थी जिससे मरकरी पारे को भस्म में तब्दील कर करके और रोगों का निवारण किया जा सके, ऐसी चीज की तकनीक विकसित की थी। धन्वंतरी भी इस युग में हुए, जो आयुर्वेद के मुख्य आचार्य माने जाते हैं। आयुर्वेद आचार्य वाघभट्ट भी इस युग के ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिन्होंने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। पालकाप्य नामक एक पशु चिकित्सक ने हस्त्युपदेव, ठीक है, हस्त्युपवेद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें हाथियों के रोगों और उनके निदान चिकित्सा का वर्णन किया गया है। इंसान तो इंसान, जानवरों यानी कि जो पशु हैं उनके भी चिकित्सा का जो है ग्रंथ लिख दिया गया। नवनीत कम नामक पुस्तक में भी विभिन्न रोगों के विद्वानों के नुस्खों और उपचार विधियों का उल्लेख किया गया है। रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान की उन्नति में गुप्त काल में रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान की उन्नति हुई। दिल्ली के निकट बना हुआ मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान की उन्नति का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह स्तंभ 24 फीट ऊंचा, इसका वजन 6.5 टन है और 1500 वर्ष से धूप और वर्षा में खड़ा रहने के बाद भी ना तो ये खराब हुआ ना ही इसको जंग लगा है। इतने भारी स्तंभ का ढाला जाना आज भी इसके लिए सबके लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। मेहरौली के स्तंभ की बात कर रहा है। तो भाई आज कक्षा में आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कला के क्षेत्र में हम कल चलेंगे और उससे आगे तक फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हमने जो अभी तक पढ़ा है इसके बारे में ही थोड़ा सा और विस्तार से बता देता हूँ। विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिष के विषय में मैंने आपको बता दिया कि कुछ प्रमुख ज्योतिष थे जिनके गणनाओं की वजह से आज हम ज्योतिष विज्ञान को पढ़ पा रहे हैं। ब्रह्मगुप्त जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, न्यूटन से भी पहले। गणित के क्षेत्र में, गणित के एक विशाल क्षेत्र के रूप में देखें तो दशमलव पद्धति की जो गणना है वो इसी काल में एक तरह से उसका आविर्भाव हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नागार्जुन है, धन्वंतरी, ठीक है, आयुर्वेद के बहुत बड़े चिकित्सक माने जाते हैं और बहुत से चिकित्सक इसमें हुए। रसायन शास्त्र की बात करें तो मैंने आपको बता दिया पारेवाड़ी विधि यही हुई थी। और धातु की बात करें तो लोहे का जो स्तंभ है मेहरौली स्तंभ, ठीक है, उस मेहरौली स्तंभ ऐसी धातु से बनाया गया है इतने सालों से, इतने कितने मतलब 1500 सालों से, 1500 साल से वहीं खड़ा है। और वो किस प्रकार ढाला गया एक तो इसका भी नहीं पता, और किस प्रकार से वो आज तक कभी खराब नहीं हुआ, जंग नहीं लगा, फिर भी खड़ा है, तो कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन ये एक आश्चर्य जरूर है कि इस प्रकार की धातु विज्ञान की उन्नति उस काल में थी जो आज भी असंभव प्रतीत होती है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। हम
फिर मिलेंगे। धन्यवाद।